Welcome in lecture number 13 of industrial engineering, and currently we are in unit 2, that is production planning and control, and today's topic is routing and scheduling. Myself Sanjay Tiwari, I am working as associate professor in BN College of Engineering and Technology लखनऊ. तो आइए अपने कोर्स में चलते हैं और आज हमारा टॉपिक है रूटिंग एंड शेड्यूलिंग. ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाला टॉपिक है. जरा इसको समझते हैं कि क्या मतलब है रूटिंग का और शेड्यूलिंग का. जैसे इसको कुछ भी पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेके देखें कि जैसे हम लोग ट्रेन की बात करते हैं तो एक ट्रेन का रूट मैप होता है. एक ट्रेन का रूट मैप होता है जिसमें हमें ये मालूम चलता है कि इस रूट पर कितने स्टेशंस आने वाले हैं और इतने लंबे स्पैन में कि 200 किलोमीटर में फला स्टेशंस आएंगे. तो एक तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम रेलवे का मैप देखें तो इसे हम कह रहे हैं कि रूट ऑफ द रेलवे, ये रूट इस रूट को फॉलो करेगा. आफ्टर दैट वहीं पर एक बात आती है कि ट्रेन का शेड्यूल क्या है. जब ट्रेन का शेड्यूल क्या है तो वहाँ हम कुछ ऐसी बात कर पाते हैं कि कोई ट्रेन आएगी तो स्टेशन पे कितने मिनट के लिए उसका हाल्ट होगा, कब अराइवल होगा, कब डिपार्चर होगा, लेट होगा, कैसे लेट होगा, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स को सेम रूट को फॉलो करना है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए कि कोई भी ट्रेन लेट ना होने पाए, सब कुछ स्मूथली चलता रहे. तो कुछ ऐसी ही बात, उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रेन शेड्यूल. तो जो ट्रेन का रूट है, जो ट्रेन का शेड्यूल है, कुछ लगभग ऐसी ही बात हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में रूटिंग और शेड्यूलिंग की करने वाले हैं. ठीक है, तो ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और उससे क्लियर हो पाएगा कि रूट का मतलब क्या है और शेड्यूल का मतलब क्या है. सपोज दैट वी वांट टू मेक ए नट लाइक दिस. एक नट हमें इस तरह का कुछ बनाना है. तो नट को बनाने के लिए हम पहला काम तो इसकी डिजाइनिंग करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे. ड्राइंग बनने के बाद ये ड्राइंग रेडी है और इस ड्राइंग का हमें जो प्रोडक्शन प्लान है वो देखने की बात कर रहे हैं. तो ज़रा देखें कैसे होने वाला है. तो अगर एक नट को हमें मैन्युफैक्चर करना है तो जो पहली बात दिमाग में आएगी डिज़ाइन एंड ड्राइंग रेडी होने के बाद, वो तो ये आएगी कि इसको बनाया किस प्रोसेस से जाए. तो बिकॉज वी हैव ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लाइक कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड सो ऑन, वी हैव मेनी प्रोसेसेस. तो अगर ये बात करें कि इसमें से किस प्रोसेसेस के साथ हमें आगे बढ़ना है, इस नट को हम कास्टिंग से भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको मेल्ट करके एक मोल्ड बना के उसमें उसको कास्ट कर सकते हैं और कास्ट करने के बाद कुछ थ्रेडिंग ऑपरेशन या हीट ट्रीटमेंट टाइप की जो कुछ और सी जो और प्रोसेस हैं उस पर उसको परफॉर्म करके नट बन सकता है. एंड ये भी हो सकता है कि इसको हम फॉर्मिंग प्रोसेस से बनाएं जहाँ पे किसी तरह की कोई हम हीट की बात या फोर्स से उस मेटल को उसको रिक्वायर्ड शेप में ले आएंगे, कोई मेटल उसमें से रिमूव नहीं होगा, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस इसमें नहीं होगा. तो ये भी हो सकता है कि फॉर्मिंग से बनाएं. इट मे बी कि इस नट को हम काट कर मशीनिंग करके कुछ मटेरियल्स को रिमूव करके थ्रेडिंग ऑपरेशन करके बनाएं. तो इट मीन्स यहाँ पे तीनों ऑपरेशन पॉसिबल है. तो एक स्टडी तो यहाँ करनी पड़ेगी कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस नट. तो किसी तरह की स्टडी करके उसकी इकोनॉमी देखकर या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखकर या उसका क्वालिटी, किस क्वालिटी का नट हमें चाहिए, ये देखकर हमने एक प्रोसेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया. सपोज दैट वी हैव decided that we will make this nut by the machining process and on some basis we have decided that this process is best method to manufacture the nut. तो हमने इसे कहा कि machining is the best selected method. ठीक है भाई, अब आपने बाकी कास्टिंग और फॉर्मिंग को छोड़ के बेस्ट सेलेक्टेड मेथड को मशीनिंग में ले लिया. आफ्टर दैट अब क्या करना है, अब जब मालूम चल गया कि इसको मशीनिंग करना है तो अब अगली जो बात दिमाग में आएगी कि मशीनिंग करते समय इस नट को किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. तो हमारे पास एक रॉ मटेरियल होगा, वो रॉ मटेरियल किन किन मशीनों से गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा जिससे कि हमारा नट बन के रेडी हो जाए. तो मोटे तौर पे देखें तो इस टाइप का एक सर्कुलर लंबी सी रॉड होगी, उस रॉड से हम एक टुकड़ा कट करेंगे और वो ये टुकड़ा है, वो ये पीस है जिसको हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं, है ना. सिंगल पीस नट की बात कर रहे हैं, अभी एक पीस नट बनाना है. ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल का शेप है, दिस इज़ द रॉ मटेरियल. और इस रॉ मटेरियल के बाद अगला प्रोसेस क्या हो सकता है कि हम इसको शेपर मशीन पे ले जाके इसके जो कहते हैं फेस हैं, ठीक है, जो हेक्सागोनल बनाना है, इसको हेक्सागोनल शेप में इसको कन्वर्ट कर दें.
इट मीन्स ये रॉ मटेरियल के बाद ये प्रोसेस होके इस शेप में आएगा, इसको शेपर मशीन पे ले जाएंगे तो एक प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो ये शेप कैसे बनेगा, जब इसको शेपर मशीन पे ले जाएंगे तो एक प्रोसेस ये हो गया, दिस इज प्रोसेस 1 है ना। प्रोसेस 1 में एक मशीन होगी, हो सकता है यहाँ पर एक शेपर मशीन हो, ठीक है, या ऐसी कोई भी मशीन जो इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दे, है ना। आफ्टर दैट जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये शेप हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर अदर मशीनिंग प्रोसेस। हम जाएंगे एक ऐसी मशीन पे जो इसमें होल कर दे, इट मे बी ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन के कोई भी टाइप हो सकते हैं, रेडियल ड्रिल हो, सिंपल ड्रिल हो, एनीथिंग। तो इसको हम ड्रिलिंग मशीन पे जाएंगे तो ये आफ्टर दैट यहाँ जाएगा। जब ड्रिलिंग मशीन पे जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 को परफॉर्म करने की एक मशीन होगी, ऐसे रखी होगी यहाँ पे, यहाँ से मूव करेगा। आफ्टर दैट जब होल हो गया, इसके बाद होल होने के बाद ये अगले स्टेप में जाएगा और इसमें जो इंटरनल थ्रेड की कटिंग करनी है उस मशीन पर, उस प्रोसेस में मूव करेंगे और यहाँ पर इसमें इंटरनल थ्रेड बनेंगे। वो इंटरनल थ्रेड आप टेपिंग यूज़ कर सकते हैं, टैप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे थ्रेडिंग करने के लिए, या कोई ऑटोमेटिक कोई मशीनिंग का प्रोसेस ले सकते हैं। तो एक प्रोसेस होगा जहाँ पे थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में फेसिंग हो रहा है, इस प्रोसेस में ड्रिलिंग हो रहा है, इस प्रोसेस में थ्रेडिंग हो रहा है। एंड इसके बाद भी कोई प्रोसेस हो सकता है कि हम इस नट को कुछ हीट ट्रीटमेंट में ले जाएं। हीट ट्रीटमेंट में अगर ले जाते हैं कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। तो एक प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है। तो एक चौथा प्रोसेस यहाँ बन जाएगा हीट ट्रीटमेंट का, जिसको आप कोई हीट ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। यहाँ कहेंगे P4, एक चैम्बर होगा, वहाँ पे आप एनलीनिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक इसको बनाने का ये एक प्रोसेस हमने पहले डिफाइन कर लिया। इट मीन्स क्या है कि अब हम इन प्रोसेसेस में यूज होने वाले मशीन को अरेंज कर लें। हमने ऐसे अरेंज कर लिया कि पहले P1 प्रोसेस की मशीन, फिर P2 प्रोसेस की मशीन, देन P3 एंड देन P4। इट मीन्स अब रॉ मटेरियल विल एंटर एट दिस प्लेस, this is raw material, and we will get the final product at the end of all these 4 process, that is output, final product, है ना। तो ये जो नट को बनाने का जो हमने एक रूट तय कर दिया कि नट का शेप साइज कुछ भी हो सकता है कि इसका साइज कुछ अलग हो, बट जो मशीनें यूज होने वाली हैं वो मशीनें तो यही यूज होने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बड़े इंपॉर्टेंट है कि इन मशीनिंग प्रोसेसेस का जो सीक्वेंस है ये भी यूनिक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम थ्रेडिंग पहले कर लें और होल बाद में करें। इट मीन्स ड्रिलिंग प्रोसेस पहले होगा एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द फॉर द थ्रेडिंग प्रोसेस। तो इनका सीक्वेंस भी फिक्स है कि रॉ मटेरियल के बाद फेसिंग करेंगे, फेसिंग के बाद ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग के बाद थ्रेडिंग करेंगे, थ्रेडिंग के बाद हीट ट्रीटमेंट में जाएंगे। तो इन मशीनों का जो रूट है, जैसे ट्रेन का रूट है कि अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो जो जो स्टेशंस पड़ेंगे रास्ते में वो तो फिक्स हो गए ना, वैसे ही आपने इन मशीनों को फिक्स कर दिया, इनको एक रूट में दे दिया। दिस इज़ द रूट, है ना। तो इसी को हम कह रहे हैं रूट, ठीक है ना। तो अगर इस एग्जाम्पल से रूटिंग को हम डिफाइन करने की बात करें तो आप कह सकते हैं कि रूटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ ऑफ वर्क एट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग इज टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड टू इंश्योर दैट दिस सीक्वेंस इज फॉलोड इन द फैक्ट्री। मकसद यही है कि मिनिमम टाइम में कम से कम रिसोर्सेज के साथ ये हमारा नट रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट में बन जाए। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रूटिंग, ठीक है। अभी शेड्यूलिंग की बात हम आगे कुछ स्लाइड्स में करने वाले हैं। तो अब जरा बात करते हैं शेड्यूलिंग की। यहाँ पे रूट में कोई टाइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ। जैसे ट्रेन का जब रेलवे मैप बनाया आपने, उसको रूट कहा, तो यहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल नहीं बताया कि कौन सी ट्रेन कितने टाइम पर अराइवल होगा, कितने टाइम पर डिपार्चर होगा। सिमिलरली आपने इस प्लान में ये नहीं बताया कि इस पर रॉ मटेरियल किस टाइम पे एंट्री होगी। यहाँ पे टाइम की फैक्टर कोई नहीं लिया जा रहा है, टाइम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जब शेड्यूलिंग में आएंगे तो इसी रूट में अगर हम टाइम इन्वॉल्व कर दें, क्वांटिटी इन्वॉल्व कर दें, जैसे एक स्टेशन पे कितनी ट्रेनें एक साथ आएंगी, है ना, तो इस टाइप की जब बात इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे हमने शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल मीन्स उसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट भी ला लिया, ठीक है। अब जब बात करते हैं शेड्यूलिंग को, फिर से इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट
कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, और हमारे पास 3 मशीन्स हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। और कुछ ऐसा है कि ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए इन तीनों मशीनों की यूज करना है। ऑल दीज 3 मशीन विल बी यूज टू मैन्युफैक्चर ऑल द प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। और उन मशीनों का जो सीक्वेंस है, जो उन मशीनों का रूट है, जो लास्ट स्लाइड में बात हुई थी, वो रूट भी फिक्स है कि दिस इज द रूट। चाहे प्रोडक्ट ओ ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इन सब को मैन्युफैक्चर होने के लिए ऑल दीज 3 मशीन विल बी यूज्ड, और इनका सीक्वेंस भी यही होगा कि कोई भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अंदर जाएगा तो पहले मशीन 1 पे जाएगा, आफ्टर दैट मशीन 2 पे जाएगा, आफ्टर दैट मशीन 3 पे जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रेन के शेड्यूल में क्या है, ट्रेन जब मूव करेगी तो जो रास्ते में स्टेशन पड़ते जाएंगे उनको स्किप नहीं कर सकते, ऐसे करते हुए इसको चलना है। एंड फाइनली वी विल गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो रूट फिक्स है। लास्ट स्लाइड से हमने रूट को फिक्स कर लिया। हाउ टू फिक्स द रूट, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इकोनॉमिक मैनर पे इसको हमें फिक्स करना है। अब थ्री कहते हैं आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, और हमें ये डिसाइड करना है कि इस रूट पर इन तीनों में किस प्रोडक्ट को सबसे पहले भेजें, उसके पीछे किसको भेजें, उसके पीछे किसको भेजें। ए बी सी का जो शेड्यूल है कि सब आप पहले ये ट्रेन जाएगी, फिर ये ट्रेन जाएगी, फिर ये ट्रेन जाएगी, वैसे ही इस रूट पर फर्स्ट कौन सा जॉब जाएगा ये डिसाइड करना है। अब ज़रा देखें ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि अगर हमारे पास थ्री प्रोडक्ट हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं एज पर द मैथमेटिक वो फैक्टोरियल 3 हो सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 × 2 × 1 दैट विल बी 6। अगर यहाँ कहते हैं 10 प्रोडक्ट होते तो फैक्टोरियल 10 होता, एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती। छोटा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, लॉजिक को डेवलप करने के लिए। सपोज दैट 3 प्रोडक्ट हैं तो एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 6 हो सकते हैं। ये सारे के सारे 6 कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है ना। दीज आर द पॉसिबल सीक्वेंस। अब ये हमें डिसाइड करना है कि विच वन इज द बेस्ट सीक्वेंस इस रूट पे जाने के लिए। 3 ट्रेनें हैं, तीनों ट्रेनों को आगे भेजना है। ये डिसाइड करना कि किस ट्रेन को पहले आगे भेजा जाए, उसके बाद किसको भेजा जाए, उसके बाद किसको भेजा जाए, जिससे कोई भी ट्रेन कभी भी लेट ना हो और अपने टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। वैसे ही यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि इसमें से बेस्ट वन कौन सा है, विच वन इज़ द बेस्ट सीक्वेंस, है ना। और इसी को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे कहेंगे नोन एज प्रोडक्ट सीक्वेंसिंग। अभी हमने मशीन की रूटिंग की थी, अब प्रोडक्ट की सीक्वेंसिंग करेंगे, और इस सीक्वेंसिंग पे जब टाइम का इन्वॉल्वमेंट कर देंगे तो इसे हम कहेंगे शेड्यूलिंग, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेक्टिक इशू है कि इसको हम बेस्ट सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। केवल 3 प्रोडक्ट हैं तब तो ठीक है, हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ सब असेंबलीज होती हैं, तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है। यहाँ से हम लॉजिक डेवलप करके उसको फिर कंप्यूटराइज फॉर्म में जाने की बात करेंगे, है ना। तो ये बात हुई। इट मीन्स अभी शेड्यूलिंग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात आएगी। तो शेड्यूलिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि शेड्यूलिंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ईच ऑपरेशन, एंड ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इंटायर सीरीज ऑफ एज रूटेड। जो रूट बना हुआ है सभी के सभी जॉब को कम से कम कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं, इसको हम कहेंगे शेड्यूलिंग। तो आगे के 2-3 स्लाइड्स में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इस शेड्यूलिंग को समझेंगे, ठीक है। चलिए, जो पिछला जो प्रीवियस स्लाइड में हमने केस लिया था कि 6 हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट सीक्वेंस। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे पता करें कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो भाई बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा कि जब हमारे इन मशीनों पर से सभी के सभी ABC प्रोडक्ट यहाँ से एंट्री हों और मिनिमम टाइम में बाहर निकल जाए। मिनिमम टाइम में जिस सीक्वेंस में ये बाहर आ सकते हैं उसी सीक्वेंस को हम कहेंगे दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस। तो ज़रा आइडेंटिफाई करें कि कैसे ये बात पता कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस क्या है, ठीक है।
हमने कुछ मेथोडोलॉजी डेवलप किया है कि कैसे इसको किया जाए। प्रीवियस क्वेश्चन के ही डाटा यहाँ हमने लिए हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास 3 मशीन्स हैं एंड ये ABC 3 प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो ग्रीन में लिखा गया है ये टाइम है। मीन्स इफ़ ए मशीन विल गो ऑन मशीन 1, तो मशीन 1 पर 1 आवर का प्रोसेसिंग होगी। 1 घंटे 1 आवर जब मशीन 1 ए पर वर्क करेगा तो उसका काम हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप बात करें कि ए जॉब को कंप्लीट होने के लिए मशीन 1 पे 1 आवर चाहिए, मशीन 2 पर 6 आवर एंड मशीन 3 पर 5 आवर्स। इट मीन्स अगर कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही जॉब होता हमारे पास, बी एंड सी नहीं होते, और तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 पर ए जॉब जाता, तो पहले 1 पे जाता, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो 12 आवर्स में ए प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाता है ना। ऐसे ही सभी का एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है ना। तो ए जॉब के लिए टोटल प्रोसेसिंग टाइम 12 है, बी के लिए 10 दिखाई पड़ रहा है, सी के लिए 8 दिखाई पड़ रहा है इस टेबल में। एंड ये रूट हमने डिसाइड कर रखा है पहले से, किसी ABC तीनों को बनने के लिए इस रूट से गुजरना पड़ेगा। पहले मशीन 1 पे जाना है, मशीन 2 पे, फिर मशीन 3 पे। इस रूट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए जॉब पहले मशीन 3 पे जाए, फिर मशीन 1 पे, फिर मशीन 2 पे। हर जॉब को फर्स्ट मशीन 1 पे जाना होगा, मशीन 2 पे, देन मशीन 3 पे। अब ये पता करना है कि सबसे पहले कौन सा जॉब यहाँ भेजा जाए। अगर हमने यहाँ पे एक क्यू बना दिया है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एंट्री ए की होगी कि बी की होगी कि सी की होगी, तो ABC यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले ए जाएगा। हमने उस जो 6 पॉसिबल आपने बताए थे यहाँ पे सीक्वेंस, वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल सीक्वेंस है, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB एंड CBA, है ना। इस सीक्वेंस पे इन मशीनों पे वर्क होना है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो हम जरा ये पता करना चाह रहे हैं कि हर सीक्वेंस के लिए सभी जॉब को कंप्लीट करने का मिनिमम टाइम क्या होगा। अगर ये पता कर पाएँ तो यहाँ से कुछ काम आसान हो जाएगा। जरा देखते हैं। हमने किसी भी रैंडमली एक सीक्वेंस ले लिया। सपोज दैट हम ABC सीक्वेंस पे चल रहे हैं। सबसे पहले ए भेजेंगे, सबसे पहले हमने इसमें ए भेजा, उसके पीछे B जाएगा और उसके पीछे C जाएगा। ये सीक्वेंस हमने देख रहे हैं, तो इसका हम प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले ए जॉब गया। ए जॉब कहाँ जाएगा? मशीन 1 पे जाएगा। मशीन 1 पे जाएगा तो ए जॉब को मशीन 1 पे 1 आवर ड्यूरेशन काम करना पड़ेगा। इस ग्राफ पे ये डिस्टेंस 2 आवर्स का है। तो मशीन 1 पे बात करें तो मशीन 1 यहाँ पे ये मशीन 1 का काम ये कहते हैं इस पर, ये ए जॉब हो गया, ठीक है, ए। आफ्टर दैट फिर कहते हैं मशीन 1 पे ए जाएगा। ए पर काम होने के बाद मशीन 1 पे कौन सा जॉब जाएगा? बी जाएगा। तो जब बी जॉब जाएगा तो मशीन 1 पे बी जॉब पे 2 आवर्स काम होना है। तो 2 आवर्स का मतलब ये 1 तो हो चुका था, 1 यहाँ हो चुका था, 2 का मतलब 1 + 2 = 3 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। ये हमारे पास बी जॉब हुआ और ये 1 + 2 यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया। फिर बी जॉब जब मशीन 1 पे कंप्लीट हो जाएगा तो मशीन 1 पे ही सी जॉब जाएगा और सी जॉब मशीन 1 पे 3 आवर्स इस पे वर्क होगा। तो 3 आवर्स का मतलब 1 आवर यहाँ मिलेगा और 2 आवर यहाँ मिलेगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये सी जॉब पे वर्क होगा, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। इट मीन्स मशीन 1 पे कुल मिला के 6 आवर, इसको सम किया जाए तो ये 6 आएगा, 6 आवर्स काम हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मशीन 2 पे। मशीन 2 पे फर्स्ट जॉब तब जाएगा जब ए जॉब मशीन 1 से अनलोड होगा और मशीन 2 पे लोड होगा। तो मशीन 1 से ए जॉब 1 आवर के बाद अनलोड होगा, तब तक ले मशीन 2 वेट करती रहेगी जॉब का। तो मशीन 2 पे वर्क स्टार्ट होगा यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब जब मशीन 2 पे ए जॉब जाएगा तो 6 आवर काम उस पर वर्क होना है। 6 आवर होने का मतलब क्या हो गया कि ये 1 था, 6 + 7 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें मिलेगी, ये डिस्टेंस, ये हमारे पास मशीन ए हुआ और ये यहाँ पे आ गया, 1 था, ये हो गया 7, ठीक। आफ्टर दैट
ए जॉब के ख़त्म होने के बाद मशीन 2 पे बी जॉब जाएगा, इस पे 2 आवर्स वर्क होगा, 2 आवर्स वर्क होगा। मशीन बी, जॉब बी जो है मशीन 1 से कब अनलोड हुई थी, 3 आवर्स पे। मशीन 2 फ्री हो रही है 7 आवर्स पे। इट मीन मशीन वेट नहीं कर रही है, जॉब वेट कर रहा है। तो जब जॉब वेट कर रहा है तो जैसे ही मशीन फ्री होगी बी जॉब इस पे आ जाएगा, और बी जॉब आने के बाद 2 आवर्स वर्क होना है। 2 आवर कवर होने का मतलब ये यहाँ पहुँच जाएगा 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब हो गया ये 7 to 9। आफ्टर दैट फिर सी जॉब जाएगा, सी जॉब पे 3 आवर्स काम होना है। ये भी पहले ही वेट कर रहा है, 3 आवर्स का मतलब हो गया कि ये मूव करेगा तो पहुँच जाएगा 12 तक, और ये हो गया 12, है ना। सिमिलरली अगर मशीन 3 की बात करें तो मशीन 3 सबसे पहला जॉब जाएगा ए जॉब। ए जॉब मशीन 2 पे काम होने के बाद जाएगा। मशीन 2 पे काम फिनिश हो रहा है 7 पे, यहाँ से स्टार्ट होना है, और उसके बाद 5 आवर्स इस पे वर्क होना है ए जॉब पर। 5 आवर्स का मतलब पहुँच गया ये 12 पे ए जॉब, दिस इज़ 12, ठीक है। आफ्टर दैट इस पे बी जॉब जाएगा, 6 आवर वर्क होना है। 6 आवर वर्क होने का मतलब हुआ 2 to 6, यहाँ तक 18 पहुँच गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पे सी जॉब जाएगा, 2 आवर्स वर्क होना है। 2 आवर्स वर्क होने का मतलब यहाँ सी जॉब जाएगा ये 20, ठीक है। यहाँ सी गया, यहाँ पे बी गया। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके से अब सी जॉब भी मशीन 3 से बाहर आ गया। इट मीन्स सारा का सारा प्रोसेस पूरा हो गया। आप कह सकते हैं कि कंप्लीट इस सीक्वेंस से अगर ये सारे के सारे जॉब इस रूट्स को फॉलो करें तो जब बाहर आएगा तो सबसे पहले ए आएगा, उसके पीछे पीछे बी आएगा, उसके पीछे पीछे सी आएगा। इसी सीक्वेंस से ये यहाँ पे बाहर निकलेंगे, और इसको कंप्लीट होने में 20 आवर का टाइम ड्यूरेशन लगेगा, है ना। इसी तरीके से हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। और जब मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 20 आवर्स आ जाए, यहाँ पे 15 आवर्स आ जाए, किसी में 23 आ जाए, है ना, ऐसे कुछ हो सकता है। तो इनमें इन सारे के सारे प्रोसेस में जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा दैट विल बी द बेस्ट सीक्वेंस। ये बात हुई। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस निकाल लिया। इस तरीके से हम बेस्ट सीक्वेंस को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास सीक्वेंस आ गया तो अब हम शेड्यूलिंग की बात कर सकते हैं। जरा देखना चाह रहे हैं कि कौन सी मशीन कितनी देर के लिए फ्री हुई। जैसे आप कह सकते हैं कि मशीन 1 का टोटल वर्किंग टाइम कितना है, 0 से लेके 6 आवर, लेकिन मशीन 2 जो है यहाँ 12 आवर तक तो काम कर रही है, बट दिस इज़ 1 आवर, इट इज़ आइडल टाइम। इस समय मशीन 1 वेट कर रही है और मशीन 2 यहाँ से यहाँ तक वेट कर रही है, दिस इज़ आइडल टाइम। तो मशीन 1 आवर एंड मशीन 2 7 आवर के लिए जॉब का वेट कर रही है, इसके पास काम ही नहीं है ना। इट मीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है फॉर 7 आवर प्लस 1 आवर 8 आवर के लिए, इसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है, देखना है कि कौन सी मशीन कितनी देर के लिए यूटिलाइज है। तो मशीन्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मिनिमम टाइम पे हो, ऐसा अगर कर पाते हैं तो इसी को हम लोग कह पाते हैं कि दिस इज़ नोन एज शेड्यूलिंग, है ना। अब इसी चीज़ को हम जरा एक दूसरे मेथोडोलॉजी से करते हैं। बहुत लोगों ने इस लॉजिक को, इस एल्गोरिथम को यूज करके बहुत सारे और मेथड्स डेवलप किए हैं। उसी में से एक मेथड है जॉनसन मेथड ऑफ शेड्यूलिंग। वो बहुत आसान सा है, जल्दी से देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है ना। इसी प्रोसेस को देखेंगे वहाँ पे कि ये बेस्ट सीक्वेंस हम कैसे निकालेंगे। एक तो मैनुअल हो गया, दूसरा उस एल्गोरिथम के तहत। सपोज दैट हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने कि एक बुक की प्रिंटिंग और बाइंडिंग होनी है। बुक है, 6 बुक हैं, इनकी प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग होनी है, 2 ही ऑपरेशन होने हैं। पहले प्रिंटिंग होगी फिर बाइंडिंग होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बाइंडिंग हो फिर प्रिंटिंग हो, है ना। तो सीक्वेंस फिक्स है कि पहले प्रिंटिंग फिर बाइंडिंग। तो अब इसमें कहते हैं हमें इसका शेड्यूल देखना है कि जो प्रिंटिंग मशीन है और जो बाइंडिंग मशीन है उनका कितना टाइम फ्री है, और कहते हैं कितना टाइम उनके पास बच रहा है, और इस 6 बुक्स का शेड्यूल करना है कि पहले कौन सी बुक इसके अंदर डाली जाए। तो इसको अंदर बोल रहे हैं जॉनसन रूल्स फॉर शेड्यूलिंग, और ये हम मेथड यूज कर रहे हैं शेड्यूलिंग ऑफ n जॉब ओनली फॉर 2 मशीन। ये मेथड अभी हम यही फिक्स कर रहे हैं कि 2 मशीन्स पे ही काम करेगा, जॉब कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो जॉब कितने हो सकते हैं, जॉब 6 है यहाँ पे, और भी हो सकते थे। मशीन केवल 2 ही है, प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग मशीन, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग मशीन। अब हमने इसको इस तरीके से एक चार्ट में कर लिया, फर्स्ट साइड में प्रिंटिंग है, फिर बाइंडिंग है, ये मशीन फर्स्ट है, ये मशीन सेकेंड है, पहले 1 फिर 2, ठीक है। अब इस मेथड के तहत क्या करते हैं, हम इस टेबल को ध्यान से देखें, इनकी प्रोसेसिंग टाइम को ध्यान से देखें और पता करें कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किसका है। तो वी विल गेट द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम दैट इज 1। ये क्या कह रहा है कि 6 जॉब का मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है, और किस मशीन पे है, बाइंडिंग मशीन पे है। तो इस 6 नंबर को, 6 जॉब को असाइन करेंगे बाइंडिंग मशीन के सबसे नियरेस्ट। तो आप कहेंगे 6 नंबर आपकी जॉब यहाँ आ गया। जैसे आपने यहाँ किया, आपने इसको शेड्यूल कर दिया, इसकी बात खत्म हो गई। अब देखें इसके बाद मिनिमम क्या है, तो मिनिमम आपको दिखाई पड़ रहा है 3, 3 एंड 2, दिस इज द मिनिमम। यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि 4 नंबर की जो बुक है, बुक नंबर 4, ये प्रिंटिंग मशीन पे मिनिमम टाइम दिखा रहा है। तो इसको हमने बिल्कुल प्रिंटिंग मशीन के नियर में साइन किया, इसको हमने कहा कि 4 नंबर का ये असाइनमेंट हुआ, इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक। आफ्टर दैट हमें दिख रहा है 3 नंबर, 3 आवर्स या 3 डेज जो भी है, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स की प्रोसेसिंग टाइम 2 जगह पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, आइदर किसी को चूज़ कर सकते हैं। 1 चूज़ करेंगे तो 1 दिखाई पड़ेगा कि 1 बुक नंबर 1 पे 3 आवर्स की प्रोसेसिंग टाइम प्रिंटिंग मशीन पे है। इसको अगर असाइन करने की बात करते हैं तो प्रिंटिंग मशीन के सबसे नियरेस्ट जो प्लेस खाली है, हमें दिखाई पड़ा यहाँ पे ओपन है तो खाली है, तो यहाँ दिखा दिया 1 हो गया है, ये असाइन हो गया। आफ्टर दैट वी हैव नंबर 3, और ये 5 नंबर की जॉब जो है प्रिंट बाइंडिंग मशीन पे है, तो यहाँ 5 हो गया। सिमिलरली ऐसे करते चले जाएं। आफ्टर दैट वी विल गेट दिस नंबर 5 ऑन बुक नंबर 3 ऑन प्रिंटिंग मशीन, तो यहाँ 3 आ गया। एंड आफ्टर दैट ओनली 1 लेफ्ट हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 मशीन है, एक प्रिंटिंग मशीन है और एक बाइंडिंग मशीन है, तो इस पर जो सीक्वेंस होने वाला है, जो सीक्वेंस पहले जॉब जो जाएगा, सबसे पहले जॉब नंबर 4 जाएगा, उसके पीछे पीछे 1 जाएगा, उसके पीछे 3 जाएगा, उसके पीछे 2 जाएगा, एंड उसके पीछे 5, उसके पीछे 6। इस टाइप का सीक्वेंस हमने पता कर लिया। ये सीक्वेंस ऑप्टिमाइज होकर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देगा। उसके बाद इस पे हम टाइम का ज़रा फैक्टर देखें, वही जो चार्ट में देखा था, इसको गैंट चार्ट के माध्यम से देखें। तो हमने जब मशीन को स्टार्ट किया तो दैट इज़ 0 आवर्स। प्रिंटिंग मशीन पे फर्स्ट जॉब गया, कौन सा जॉब जाएगा, 4 जाएगा। 4 जाएगा, इस पे कितना काम होना है, 2 आवर्स का। तो जॉब नंबर 4 जाएगा, इस पे 2 आवर्स का काम होना है। इट मीन्स मशीन इज बिजी फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। आफ्टर दैट मशीन 1 कहते 1 जाएगा, और ये प्रिंटिंग मशीन पे 3 आवर्स का काम होगा। फिर 1 गया, इस पे 3 आवर्स का काम हुआ। 3 आवर्स 2 + 3 = 5 आवर्स। एंड आफ्टर दैट 3 जाएगा, 3 पे 5 आवर्स का काम होगा। 3 पे 5 आवर्स का काम हुआ। 5 + 5 दैट इज 10। एंड आफ्टर दैट 4 1 3 फिर 2, इस पे 12 आवर वह होगा। 2 पे 12 आवर, और ये हो गया 22, है ना। एंड आफ्टर दैट 5 पे 9 आवर्स, दैट इज 31। एंड आफ्टर दैट 6 पे 11 आवर, तो ये हो गया 2 एंड 42, ठीक है। तो ये 42, इट मीन्स मशीन 1 विल बी बिजी फॉर 42 आवर्स। सिमिलरली गैंट चार्ट को हम मशीन 2 के लिए भी, बाइंडिंग मशीन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा कि कौन सी मशीन कितने टाइम के लिए बिजी है, और हम उस मशीन के कितने टाइम के लिए आइडल है, और आइडल टाइम को हम किसी और रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं, किसी और वर्क में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द एम ऑफ शेड्यूलिंग: रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, मैक्सिमाइज प्लांट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक कि शेड्यूलिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।